अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेक्चर 6। इसमें आज इंशाल्लाह हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एवेल्यूएशन ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजिक या कंपेटिटिव एडवांटेज। एवेल्यूएशन ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस, आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं या जो फर्म आप चला रहे हैं, जिसके आप ओनर हैं, उसकी एवेल्यूएशन कैसे की जाती है? एवेल्यूएशन क्या होता है? एवेल्यूएशन सिंपली मीन्स द मॉनिटरिंग ऑफ द फर्म्स परफॉर्मेंस। जब आप ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं, इन द बिगिनिंग आप प्लानिंग करते हैं पूरी कि कौन कौन से मेरे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मैं किन किन चीज़ों पे काम करूंगा, किन किन चीज़ों को मतलब हासिल करूंगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, कौन कौन सी चीज़ें मुझे अचीव करनी है। ये आप प्लानिंग में करते हैं, लेकिन आपको जैसे पता ही होगा कि प्लानिंग और एक्चुअल इन दोनों में फ़र्क होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इन दोनों में फ़र्क नज़र आएगा। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह आपने प्लानिंग की हो आप वैसे ही काम करें और वैसे ही चीज़ों को अचीव करें जिस तरह प्लान किया था। क्योंकि प्लानिंग करना बहुत आसान है, फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, फिर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना, ये कम्प्लीटली मुख्तलिफ चीज़ हो जाती है। तो आपने इवेल्यूएशन करनी होगी। इवेल्यूएशन क्यों ज़रूरी है? हर एक चीज़ के लिए फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह एक बंदा है वो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहा है, तो उसे पता लगता है फ्रॉम द फीडबैक ऑफ हिज इमीडिएट बॉस कि उसका जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है एक्सेप्टेबल। अगर एक्सेप्टेबल होगा तो वो उस बिहेवियर को फॉलो करेगा आगे भी, लेकिन अगर एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो वो अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करेगा। सेम इज द केस फॉर द फर्म्स परफॉर्मेंस। जब फर्म की परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, हम अपने ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहे हैं, तो हम आगे भी इसी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एवेल्यूएशन में हमें पता लग गया कि देयर इज़ अ वेरी मच गैप बिटवीन द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड द अचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स, तो फिर हम अपनी परफॉर्मेंस को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो तभी आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं जब आपको फीडबैक्स मिले। जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलता, कोई भी बंदा अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता। जिस तरह बच्चे की मिसाल ले लें, वो किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाता है तो उसको फीडबैक मिलता है फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ना करो, बार बार उसे कहते हैं, समझाते हैं, आखिर में वो समझ जाता है। लेकिन सम टाइम वो टच कर लेते हैं तो फिर उसे हाथ नहीं लगा, तो फीडबैक उसे मिल जाता है। ठीक है, तो फीडबैक जब उसे मिलता है कि ये तो नेगेटिव फीडबैक मिला, तो वो फिर वो काम नहीं करता। इन दिस वे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने परफॉर्मेंस की इवेल्यूएशन करती रहे टाइमली बेसिस पे, ताकि उसे फीडबैक मिलता रहे परफॉर्मेंस के बारे में और वो उसके मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस को चेंज कर सके, जो उसकी एक्टिविटीज़ है उसको चेंज कर सके। जो एक्सेप्टेबल है उसी को फॉलो करें, जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की कोशिश करके अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट किया जाए। You can determine how well your company is performing by comparing the results of initiative to objectives. Initiative आपकी planning हो गई और objectives आपके goals हो गए, तो इन दोनों को compare किया जाता है। And evaluating to what extent you met your targets. कोई भी टारगेट हो, कोई भी आप जब भी प्लानिंग करते हैं उसमें कोई ना कोई टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आप देखें कि आपने कितने टारगेट्स, कितने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। Independently of that process, you can use financial indicators. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने का। आपको अगर किसी कंपनी की इवेल्युएशन करनी है, तो ये नहीं कि बाहर से खड़े होकर देखेंगे कि बिल्डिंग बहुत अच्छी है तो कंपनी अच्छी होगी, या अंदर जाके देखेंगे कि इंटीरियर बहुत अच्छा है तो कंपनी अच्छी होगी। नहीं, उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो होते हैं, असल में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आप किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स टू एवेल्युएट योर कंपनीज बिजनेस परफॉर्मेंस एंड कंपेयर इट टू दैट ऑफ अदर कंपनीज इन योर फील्ड। आपके कंपेटिटर्स कौन है, पहले आपको ये फाइंड आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है। कंपेटिटर्स ये नहीं कि हर एक के साथ आप compete करना शुरू कर दें। आपकी फील्ड में आपकी जिनका नेचर ऑफ बिजनेस आपके साथ सेम हो, जिनका प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस आपके साथ मिलता हो या सेम हो, आप ऐसे बिजनेसेस को सेलेक्ट करते हैं एज योर कंपेटिटर्स, और फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ।
ठीक है, तो ये नहीं कि हर एक के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें, आप अपने एरिया में देखेंगे, अपनी फील्ड में देखेंगे, जो कंपनीज हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे। बोथ मेथड्स आर वैल्यूएबल एज मेजर ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस इन एन ऑब्जेक्टिव वे। अच्छा, फिर इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कि वैल्यूएशन आप किन किन पॉइंट्स की बेस पे कर सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल हो गया, इसमें भी फाइनेंशियल आ रहा है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी बेस पे आप कंपनी की इवेल्यूएशन करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेदर वी आर गोइंग गुड इन गुड वे और बैड वे। की ऑपरेशंस वेरिएबल, की ऑपरेशन वेरिएबल्स, द की ऑपरेशनल वेरिएबल्स फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन आर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो बड़े इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी सेल कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर्स कितनी सेल कर रहे हैं। सेल जितनी ज़्यादा होगी, इट मीन्स जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसका क्या मतलब है कि आप मार्केट में कस्टमर्स कैप्चर कर रहे हैं, मार्केट में आपके लॉयल कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बढ़ती जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी है तो इंट्रोडक्शन में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल्स पे, एडवर्टीजमेंट्स पे, इन चीज़ों पे खर्चा करते हैं तो आपके पास पैसा नहीं होता, तो शुरू में हो सकता है आप लॉस में जाएं, लेकिन एज यू मूव टूवर्ड्स द ग्रोथ स्टेज एंड देन मेच्योरिटी स्टेज तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप ग्रोथ और मेच्योरिटी पे खास तक पहुंचते हैं खासकर, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस मेच्योर हो गया है, बाकी के कंपेटिटर्स भी आपको देख के आपकी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और याद रखें, पहले ही शायद मैं बता चुका हूं कि जब भी कंपटीशन ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कंज्यूमर्स को, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कंपनीज को, क्योंकि कंपटीशन की वजह से वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बाकी के एक्सपेंस पूरे करना भी थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो मेच्योरिटी में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो ज़्यादा नहीं रह सकती, हाई लेवल पे नहीं रह सकती ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि कंपटीशन हाई होता है इसमें। To what extent you achieved the sales volume predicted in your planning, and how changes in your sales volume compared to the changes at your competitors are accurate measures of company performance। आप देखिए कि आपने अंदाज़ा लगाया कि इस साल इतनी सेल्स होगी मेरी, या आपकी प्लानिंग होगी, अब उतनी सेल्स होती हैं कि नहीं, एक तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मैंने टारगेट अचीव किया या नहीं। और दूसरा है कि अपनी सेल्स को कंपेयर करें अपने कंपेटिटर्स की सेल्स के साथ, कि उन्होंने 25 लाख सेल किए, मैंने 15 लाख क्यों किए, गैप कहाँ पे आ रहा है, ये गैप फाइंड आउट कर लें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये आपको तभी पता लगेगा कि मेरी सेल औरों के मुकाबले कम है, कुछ ना कुछ ऐसा काम है जो ठीक नहीं हो रहा, जब आप एवेल्यूएशन करेंगे, अदरवाइज कभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। Overall market performance. While overall performance is important, it depends upon a company performance in particular areas of activity. Performance in the marketplace influences profitability, which is one of the most important company financial health indicator. Overall market की performance देख लें, मिसाल के तौर पे ओवरऑल मार्केट पिछले साल से 10% ग्रोथ पे गई है, लेकिन आपकी ग्रोथ जो है कंपनी, आपकी इंडिविजुअल कंपनी की ग्रोथ वो 6% रही। तो देखिए, मार्केट की ग्रोथ 10 पे गई, आप 6%, इट मींस देयर इज ए गैप। समटाइम ये भी होता है कि ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस या ग्रोथ जो थी वो 10% रही, आपकी ग्रोथ 12 से 15% रही, तो ये फिर एक्सेप्टेबल होता है। इट मींस आप जो काम कर रहे हैं दैट इज एक्सेप्टेबल, और उसकी वजह से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, तो आप उसी को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं। Performance in customer satisfaction. Performance in customer satisfaction is a key factor in long-term success. The key performance variables are repeat orders and rate of customers acquisition. जितने आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, उतना ही आपकी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहेगी और वो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। इसमें आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं? रिपीट ऑर्डर्स, कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो कितने बार आपका ऑर्डर रिपीट करते हैं, मींस आपको कितनी दफ़ा ऑर्डर दे रहे हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ आप रेस्टोरेंट की मिसाल ले लें, कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां आप एक बार जाते हैं लेकिन फिर नहीं जाते। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पे आप एक बार जाते हैं और फिर बार बार जाते हैं। ये बार बार जब जाते हैं तो इससे कंपनी को अंदाजा हो जाता है कि हाँ, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहे हैं और बार बार आते हैं।
जिस तरह चीफ बर्गर ले लें मिसाल पेशावर में, वहाँ पे आप दोपहर के 12 बजे 12:30 के टाइम जाए तो 12 से लेके 3 बजे तक वहाँ पे आपको अच्छा खासा रश मिलेगा, भरी होती है जगह, वहाँ पे लोग बार बार जाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। बैठने की जगह भी ठीक है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, और जितने आप पेमेंट कर रहे होते हैं उसके मुताबिक वो आपको क्वांटिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जैसा मर्दान में देख लें तो मिड टाउन कैफे भी नया है, वो एक अच्छी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है और उसके कस्टमर्स बनते ही चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से उनको अंदाज़ा होता है। तो जब आप देखते हैं कि मुझे रिपीट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मेरा जो कस्टमर है मेरा लॉयल कस्टमर बन गया है, तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरफ जा रही है। न्यूमेरिकल एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स, इस पे तो बात हो भी गई है। इन एडिशन टू न्यूमेरिकल फैक्टर्स सच एज प्रॉफिट मार्जिन, other indicators allow you to evaluate your company's performance on purely financial terms. इससे आपको अंदाज़ा होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिस तरह आपका सब्जेक्ट भी है एफएसए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उस पे आप यही अंदाज़ा लगा रहे होते हैं अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि क्या हमारी कंपनी पिछले साल से अच्छी रही या बुरी रही, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी थी या अच्छी नहीं थी, और हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले में कैसी है। तो इन सब पॉइंट्स को आप देख रहे होते हैं। इसके बाद है लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज। Evaluate your company's performance with regard to ensuring that it can continue its operations. लिक्विडिटी रेशियो में आप ये मालूम करते हैं कि आपके पास लिक्विड एसेट्स कितने। एसेट्स आपके पास जितने लिक्विड होंगे उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कंसिडर की जाएगी। अभी देख लें पेंडेमिक आया था, जिस तरह कोविड-19 अभी भी है, तो इसमें वो कंपनी ज़्यादा सस्टेन कर पाई, मार्केट में सरवाइव कर पाई जिनके पास लिक्विड एसेट्स ज़्यादा थे। ठीक है, लिक्विड एसेट्स की बिना पे, क्योंकि जिनके पास लिक्विड एसेट्स नहीं थे उन्होंने कारोबार को मेंटेन करने के लिए अपने कुछ एसेट्स बेच दिए, शेयर्स बेच दिए, सेगमेंट्स थे उनके वो बेच दिए। तो जिनके पास लिक्विड एसेट्स मौजूद थे कैश की फॉर्म में, ऐसी चीज़ के फॉर्म में विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो उन्होंने वो चीज़ें खरीदना शुरू कर दी और उनको अच्छे खासे रेट पे पड़ी थी, मींस काफ़ी सस्ते डिस्काउंटेड रेट पे उनको मिल गई। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो ये शो करता है कि एक कंपनी जो है वो कितने टाइम तक मार्केट में सरवाइव कर सकेगी, ऑपरेशंस कर सकेगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स होते हैं जिनकी बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी के मार्केट में सरवाइव करने के चांसेस कितने हैं और कितने टाइम तक ये अपने ऑपरेशंस जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। Employee job satisfaction and training, two indicators of company's performance internally are employee job satisfaction and training levels. These impact overall performance through the ability of the company to offer high levels of service to its customers. आप जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पास उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो आपके पास लेबर है, जो लेबर फोर्स है, क्या वो एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, वेदर दे हैव ए नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन, एवरीथिंग और नॉट। इसलिए अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कंसिडर किया जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका एसेट, ह्यूमन रिसोर्स एचआर जो होता है आपका। तो अगर वो ठीक हैं, अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, अगर उनको जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनको जो इंसेंटिव्स, उनको जो सैलरीज दी जा रही हैं, अगर वो भी एक्सेप्टेबल हैं तो वो सेटिस्फाई फील करेंगे। दूसरी बात आती है ट्रेनिंग की। उनको टाइमली अगर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं जिसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, आपके लेबर जो हैं वो ट्रेंड हो। तो आप ये भी देखते हैं कि उनको टाइमली ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं। टाइमली ट्रेनिंग दी जाती है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो अप टू डेट रहते हैं। अप टू डेट रहते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर सेटिस्फाई होंगे आप। Product quality and returns. Quality products lies at the root of superior company performance. Two variables indicating whether your products are high quality are returns and warranty claims. Two variables indicating whether your products are high quality और रिटर्न्स एंड वारंटी क्लेम्स होगा शायद। अच्छा, इसमें ये क्या देखते हैं, इसमें दो चीज़ें देखते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाती है। अभी मैंने आपको बात की ना जैसे चीफ बर्गर की, तो दे आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी विद द क्वांटिटी।
ठीक है, तो क्वालिटी भी उनकी अच्छी है और क्वांटिटी भी अच्छी है, मीन जितना पेमेंट आप करते हैं तो आपको फील होता है हाँ वो पैसा वसूल हो गया। तो क्वालिटी आप बेहतर बनाएं और उसको बेहतर बनाएं, लेकिन प्राइस को ज़्यादा नहीं छेड़ना। ये नहीं कि आप इतनी अच्छी क्वालिटी बना लें। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप बहुत सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचें, बहुत सुपीरियर क्वालिटी, तो उनकी प्राइस फिर आप हाईली चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बहुत क्लोज अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं, क्वालिटी में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन आपकी हाई क्वालिटी की वजह से आपकी प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो आपका कस्टमर मूव करेगा आपके कंपेटिटर्स की तरफ। ठीक है, तो इससे आप तो क्वालिटी आप अपनी हाई रखें। अच्छा, आपको पता कैसे लगेगा कि मेरी क्वालिटी हाई है या लो है? अगेन फ्रॉम द फीडबैक ऑफ द कस्टमर्स, वही फीडबैक की बात आ जाती है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स बार बार वापस आ रही है, रिटर्न्स उसमें ज्यादा हैं, इट मीन्स के प्रोडक्ट में कुछ फर्क है। या वारंटी क्लेम्स बहुत आ रही हैं, लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद वो ले आते हैं कि खराब हो गया, फिर उसको ठीक करके फिर देते हैं तो दूसरा बंदा वापस ले आता है। अगर ये चीजें ज्यादा हैं, रिटर्न्स भी ज्यादा हैं और वारंटी क्लेम्स भी ज्यादा हैं, इट मीन्स कि आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो खराब हो गई है। देयर इज समथिंग जो कि चेंज करना पड़ेगा, आपने आपने वो चीज़ बेहतर बनानी होगी, तभी आप कस्टमर। अदरवाइज हम देखते हैं कि जब हम एक चीज़ के ऊपर पेमेंट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती, इट मीन्स दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम उसी कंपनी के पास वापस जाके सेम ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदें। वट वी विल डू, वी विल स्विच द कंपेटिटर्स, हम किसी और के पास चले जाते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी। इसके बाद है जी स्ट्रेटेजी क्या कंपेटिटिव एडवांटेज। ये क्या होता है? कंपेटिटिव एडवांटेज रेफर्स टू फैक्टर्स दैट अलाउ ए कंपनी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज बेटर और मोर चीपली देन इट्स राइवल्स। इस पे शायद कल जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें भी बात हुई थी कि आप कंपेटिटर्स हैं, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप किस तरह कंपटीशन को बीट करेंगे? उस सिचुएशन में करेंगे जब आप सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट अपने कंपेटिटर से कम प्राइस में बनाएं, तभी आप कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। दीज फैक्टर्स अलाउ द प्रोडक्टिव एंटिटी टू जनरेट मोर सेल्स और सुपीरियर मार्जिन्स कंपेयर टू इट्स मार्केट राइवल्स। इससे फायदा क्या होगा? सेल्स आपकी ज्यादा होंगी। जब सेल्स ज्यादा होंगी तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स, क्योंकि देखें सेम चीज है, आप भी बेच रहे हैं वो भी बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की आपको वो 75 की कॉस्ट पड़ती है, आपके कंपेटिटर को 80 की कॉस्ट पड़ती है, तो 5 रुपये आप हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा कंपटीशन को बीट करने में। फिर आप एडवर्टीजमेंट में खर्चा भी ज्यादा कर सकते हैं। हो सकते हैं आप सेम प्रोडक्ट 95 रुपए के बेचें, आपको 75 का पड़ता है, आप 95 की बेचें, जबकि आपके कंपेटिटर को 80 की पड़ रही है, वो 100 की बेच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइस को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ मैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोडक्शन कर रहा हूँ। Competitive advantages generate greater value for a firm and its shareholders because of certain strengths or conditions. इससे फायदा जो है वो फर्म का भी होता है, क्योंकि वो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सरवाइव करती है, प्रॉफिट ज्यादा कमाती है, और अगर प्रॉफिट की बात आती है तो शेयर होल्डर्स की बात आती है। What is the main objective of a company? That is to increase the shareholders' wealth. काम ही कंपनी का ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमें पैसा दिए हुए हैं कारोबार चलाने के लिए, हम उनकी जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करें, उनको ज्यादा रिटर्न्स दें। तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप लॉन्ग रन के लिए मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अपने कंपेटिटर से, और शेयर होल्डर्स आपके ज्यादा खुश होंगे कंपेरेटिवली। इससे क्या फायदा होता है? इससे आपकी कंपनी के शेयर्स में इजाफा होगा, प्राइस में इजाफा होगा, तो बाकी के लोग भी अट्रैक्ट होंगे आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, और आपके राइवल्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। The more sustainable the competitive advantage, the more difficult it is for competitors to neutralize the advantage. The two main types of competitive advantages are comparative advantage and differential advantage. इस पे बात करते हैं आगे। देखिए इस पे बात हो गई, जितना आपके पास competitive advantage ज्यादा होगा। competitive advantage वो चीज है जो आपके पास मौजूद है लेकिन आपके competitors के पास वो नहीं है। इट कैन बी, इस पे कल भी शायद पोर्टर्स 5 फोर्सेस में शायद बात हुई थी।
इसमें कौन कौन सी चीज़ों, इसमें हाई अमाउंट ऑफ मनी हो सकता है, आपके पास फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एरिया हो सकता है, आपके पास फैक्ट्री बहुत बड़ी है जिसमें आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका स्ट्रॉन्ग एचआर हो सकते हैं, आपके ट्रेंड एचआर हैं, एक्सपीरियंस्ड एचआर हैं। इसमें आपकी लोकेशन भी हो सकती है, आप बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठे हैं जो सब कस्टमर्स के लिए फीजिबल है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पे आपको कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो सकता है। आपने अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लिया है तो ये भी आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है। आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है और आप कम प्राइस चार्ज करके सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा सकते हैं एज यूर कंपेटिटर्स। अगर आपके पास जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये बड़ा मुश्किल होता है आपके कंपेटिटर्स के लिए कि वो कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करें, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, आप क्योंकि आपके कस्टमर ज़्यादा हैं। अब आपका कंपेटिटर प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों करे, जब उसके कस्टमर या कंज्यूमर्स ही इतने हैं जिनके लिए वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा किस बेस पे करे। तो अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता तो आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज कम्पेयर टू हिम हासिल कर लिया है, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, आपके पास जो फैसिलिटी में जितनी कैपेसिटी है आप सारी यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वेस्टेज भी कम होता है और पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती है। जबकि आपके कंपेटिटर्स के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, इट मीन्स आपको कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है। अच्छा, दो मेन पॉइंट है, कंपेरेटिव एडवांटेज एंड डिफरेंशियल एडवांटेज, उस पर बात कर रहे थे। कंपेरेटिव एडवांटेज ए फर्म्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए गुड और सर्विस मोर एफिशिएंटली। ठीक है, कोई भी चीज जो प्रोड्यूस की जाती है मोर एफिशिएंटली देन इट्स कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स भी वही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे तरीका क्या होता है इसमें कि सिर्फ आपकी कॉस्ट उस पर कम आ रही है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उस यूनिट उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं देन इट्स कंपेटिटर्स विच लीड्स टू ग्रेटर प्रॉफिट मार्जिन्स। तो आप जितना एफिशिएंटली इफेक्टिवली प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपके मार्जिन ज्यादा होंगे। क्रिएट्स ए कंपेरेटिव एडवांटेज, इस चीज को हम कहते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज। इसमें मेन चीज क्या है, वही चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आपका कंपेटिटर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फर्क कहां पे आता है, आपको एडवांटेज कहां पे हासिल है, वो होता है एफिशिएंसी में। आप सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी भी सेम है, लेकिन आपकी कॉस्ट इसके ऊपर कम आ रही है, तो आप प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा होगा। आपका कंपेटिटर, जैसे मैंने अभी मिसाल दी, 80 की चीज 100 पे बेचता है, आप 75 की चीज 95 की बेचते हैं। दोनों का हिसाब करें तो प्रॉफिट पर यूनिट 20 रुपीज आ रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज निकालें तो आपका परसेंटेज उनसे ज्यादा है। अमाउंट सेम है 20 रुपीज, लेकिन परसेंटेज चेक कर लें आप, ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यूर कंपेटिटर्स। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। तो ये एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट मार्जिन है ये आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में लगा सकते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हो गई, प्रमोशंस हो गई, सेल्स हो गई, डिस्काउंट्स हो गई। इससे आप अपने और कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपके कस्टमर्स बने, लॉयल कस्टमर। Rational consumers will choose the cheaper of any two perfect substitutes offered। दो सेम चीजें हैं, एक 95 की, एक 100 की, कस्टमर लाजमी बात है 95 वाली चीज खरीदेगा, क्योंकि सेम चीज है। परफेक्ट सब्सिट्यूट का मतलब तकरीबन सेम चीज होती है, पैकेजिंग चेंज होती है क्योंकि कंपनी का नाम चेंज है, अंदर प्रोडक्ट सेम है। तो कस्टमर क्यों एक्स्ट्रा 5 रुपीज दे प्रोडक्ट के, तो वो कम प्राइस वाली प्रोडक्ट ही प्रेफर करेगा, और इस तरीके से आपके जो कस्टमर हैं वो लॉयल कस्टमर होंगे और आपकी सेल्स भी ज्यादा होंगी। डिफरेंशियल एडवांटेज क्या होता है, नाम से पता लग रहा है डिफरेंशियल, जब आप कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। A differential advantage is when a firm's product or services differ from its competitors' offerings and are seen as superior। जब आपके प्रोडक्ट आपके कस्टमर के कंपेटिटर के प्रोडक्ट से मुख्तलिफ हों, डिफर, मुख्तलिफ, आप यूनिक चीज बनाएं और आप सुपीरियर हाई क्वालिटी चीज बनाएं तो फिर उसके लिए आप हाई क्वालिटी भी चार्ज कर सकते हैं। टोयोटा की गाड़ी देख लें, 42-43 लाख रुपए की है, जो सबसे हाई अच्छी मॉडल है। मीन्स अगर आप वो एल्टस की बात करें, ग्रैंड है, 42,50,000 या 43 लाख प्राइस है उसकी। एज कम्पेयर टू इट अगर आप नई मर्सिडीज की बात करें तो शायद करोड़ रुपए से ऊपर की होगी। BMW की बात करें वो भी उस तरह होगी। तो ये क्यों 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इनकी प्राइस क्यों होती है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग डिफरेंट, यूनिकनेस, टफनेस।
ठीक है, तो इन चीज़ों की बेस पे वो सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वो 5 टाइम्स ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, पेटेंट प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट और प्रोसेसेस। अच्छा, एडवांस टेक्नोलॉजी आपको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है। जब आपकी क्वालिटी आपकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ है, आप मुख्तलिफ तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें वेस्टेज के चांस कम होते हैं और आपको एक एडवांटेज हासिल होता है। पेटेंट प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस। अच्छा, पेटेंट प्रोटेक्टेड क्या होता है? कभी कभार आप ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जो यूनिक हो और उसके ऊपर आप पेटेंट भी ले लेते हैं हुकूमत से। पेटेंट आपकी हेल्प कैसे करता है प्रोटेक्शन में कि ये प्रोडक्ट आपने बनाया है, अब सेम प्रोडक्ट सेम डिजाइन कोई और बंदा पाकिस्तान में नहीं बना सकता। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक ही रहता है। अच्छा, अभी अगर आप चाहते हैं कि मेरी डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन मैं उस मुताबिक प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूं, तो किसी और कंपनी को लाइसेंस दे दें, तो वो प्रोडक्शन तो करेगा आपके प्रोडक्ट की बट अंडर यूर लाइसेंस। और लाइसेंस में एक तो वो आपको स्टार्ट में कुछ अमाउंट देगा लाइसेंस के लिए, लेकिन उसमें फिर आपको रॉयल्टी भी दी जाती है। रॉयल्टी क्या होती है कि हर एक प्रोडक्ट की सेल के ऊपर आपको कुछ खास अमाउंट दी जाती है, तो जितनी प्रोडक्ट सेल होती हैं उसके ऊपर आपको वो अमाउंट मिलती रहती है। तो इट कैन सम टाइम बी कॉल्ड एज परपिचुइटी। जब परपिचुइटी की बात आ गई तो फिर लाइफ टाइम की बात आ जाती है। जितनी लाइफ हो उस प्रोडक्ट की, जब तक वो प्रोडक्ट बिकता रहेगा वो आपको पैसे देते रहेंगे। तो ये होता है पेटेंट प्रोटेक्टेड। सुपीरियर पर्सनल, आपका जो एचआर है वो सुपीरियर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वेल ट्रेंड है, तो वो आपको कोई नया प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं जिसकी क्वालिटी भी सुपीरियर होगी। एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, और अगर आपका ब्रांड, आपने मार्केटिंग उस ब्रांड की ऐसी की है कि जो कि एक मुख्तलिफ आइडेंटिटी बन गई है, जिस जो आपके जो बहुत से लोग होते हैं वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। तो अगर आपने इस तरह के लोगों को टारगेट किया हुआ है और वो आपके कस्टमर्स बन गए हैं, तो इस तरीके से वो बहुत मुश्किल है कि आपका ब्रांड छोड़ के किसी और ब्रांड्स में जाएंगे। तो ब्रांड आइडेंटिटी आप ऐसी बनाएं कि कोई भी बंदा वो फिर छोड़ के जा ना सके। आर ऑल ड्राइवर्स ऑफ डिफरेंशियल एडवांटेज। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये आपकी हेल्प करते हैं डिफरेंशियल एडवांटेज हासिल करने में। ठीक हो गया जी। आज हमने दो टॉपिक्स किए, एवेल्युएशन ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस, किस तरह से आपको पता लगेगा आपकी फर्म अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, उसके 6 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। एंड देन स्ट्रेटेजिक या कंपेटिटिव एडवांटेज, वो उसकी पहले इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद फिर कंपेरेटिव एडवांटेज और डिफरेंशियल एडवांटेज पे बात हो गई। कंपेरेटिव एडवांटेज, जब आप सेम ही प्रोडक्ट बना रहे होते हैं अपने कंपेटिटर्स वाला, लेकिन उसको ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बना के उसकी कॉस्ट कम करके, कम प्राइस चार्ज करके सेम प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। और डिफरेंशियल एडवांटेज ये होता है कि जब बिल्कुल आप सुपीरियर यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसकी प्राइस ज़्यादा चार्ज करके ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।